सोचिए एक ज्वालामुखी हजारों सालों से बिल्कुल शांत सोया हुआ और फिर एक दिन अचानक से फट पड़ता है। जो चीज पहले एक मामूली लोकल सी घटना लगती है ना, वो देखते ही देखते पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग बन जाती है। तो आज चलिए आइए हम हेलीगुब्बी ज्वालामुखी के इस अनएक्सपेक्टेड इरप्शन और उसके हैरान कर देने वाले ग्लोबल परिणामों को समझते हैं। हाँ, आखिर होता क्या है जब 12,000 साल पुराना कोई ज्वालामुखी अचानक से जाग जाता है? यही यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। एक ऐसी मिस्ट्री जो शुरू तो होती है इथियोपिया के एक दूर दराज के ज्वालामुखी से, लेकिन आगे चलकर हमारे इस इंटरकनेक्टेड प्लैनेट के बारे में बहुत कुछ बता जाती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है इथियोपिया के हेलीगुब्बी ज्वालामुखी से। इसको एक स्लीपिंग जायंट समझिए, एक ऐसा पहाड़ जो लगभग पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के दौरान बिल्कुल शांत सोया हुआ था और फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। अब देखिए, ये कोई आम फिल्मों वाला ज्वालामुखी नहीं था जिसमें से धीरे धीरे लावा बहता है। बिल्कुल नहीं, ये था एक एक्सप्लोसिव इरप्शन। मतलब सारी की सारी ताकत जमीन पर फैलने के बजाय एक झटके में बूम, सीधा ऊपर आसमान की तरफ, एटमॉस्फेयर में। और बस यहीं से शुरू हुई इवेंट्स की वो चेन जिसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस किया जाना था। 12,000 साल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतना लंबा वक्त है कि जब से इंसान ने सिविलाइजेशन बनाई तब से ये ज्वालामुखी शांत था। मतलब इसकी इतनी लंबी खामोशी ने ना सबको ये यकीन दिला दिया था कि भूल जाओ, ये तो अब हमेशा सोया ही रहेगा। और जब ये जागा ना, तो पूरी ताकत से इसका राख और गैस का गुबार पता है कितना ऊपर गया? 14 किलोमीटर सीधा आसमान में। मतलब उस हाइट पर जहां कमर्शियल एयरप्लेन्स उड़ते हैं। और यही पहला साइन था कि यह मामला सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं रहने वाला। और ये सब पलक झपकते ही हो गया। सोचो, 23 नवंबर को धमाका हुआ और सिर्फ 3 दिन के अंदर 26 नवंबर तक ज्वालामुखी की मेन एक्टिविटी शांत हो चुकी थी। लेकिन इन 72 घंटों में जो कुछ उसने आसमान में भेज दिया था, उसका सफर तो अभी बस शुरू हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जमीन पर ग्राउंड जीरो पर क्या हुआ। उन लोगों के लिए इसका क्या मतलब था जो इस ज्वालामुखी के साए में ही रहते थे। अब हम जियोलॉजिकल इवेंट से थोड़ा हटकर इसके ह्यूमन इम्पैक्ट पर फोकस करेंगे। आसपास के अफीडेरा डिस्ट्रिक्ट में हालात बहुत बहुत तेजी से बिगड़े। हर तरफ हर चीज पर बस ज्वालामुखी की राख की एक मोटी चादर बिछ गई थी। मवेशियों के चरने की जमीन खत्म, पीने के पानी के स्रोत जहरीले हो गए, हवा में इतनी राख थी कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रोजमर्रा की जिंदगी आप समझिए एक झटके में थमसी गई थी। वहां के लोकल चरवाहों के शब्द सुनिए। खाने या पीने के लिए बहुत कम है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस बेबसी को बयां करते हैं जिसका वो सामना कर रहे थे। जब किसी के मवेशियों के पास खाने पीने को कुछ ना बचे ना, तो ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, ये उनकी जिंदगी और उनकी रोजी रोटी पर सीधा हमला होता है। तो अब चलिए यहां से थोड़ा जूम आउट करते हैं, कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां ये एक लोकल डिजास्टर एक ग्लोबल कंसर्न बन जाती है। हम उस राख और गैस के अनदेखे रास्ते को फॉलो करेंगे, एक ऐसा सफर जिसने पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को पार कर लिया। तो ये गुबार आखिर गया कहां? इसका सफर सच में हैरान करने वाला है। देखिए, इथियोपिया से उठकर इसने सबसे पहले रेड सी को पार किया। वहां से आगे बढ़कर ये अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर से गुजरता हुआ यमन और ओमान तक पहुंचा। और आखिर में एटमॉस्फेयर की जो सुपरफास्ट हवाएं होती हैं ना, जिन्हें हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, उन्होंने इसे पकड़ा और सीधा साउथ एशिया की तरफ धकेल दिया। और इस पॉइंट पे आके हमें समझ आता है कि कैसे एक दूर दराज के ज्वालामुखी का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है, और अक्सर ऐसे अनएक्सपेक्टेड तरीकों से जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। तो चलिए लोकल और ग्लोबल इम्पैक्ट के बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, लोकल इम्पैक्ट बिल्कुल डायरेक्ट था, फिजिकल था, जिससे देखा जा सकता था, छुआ जा सकता था, जैसे जमीन पर राख, पानी का गंदा होना। लेकिन ग्लोबल इम्पैक्ट जो था ना, वो इनडायरेक्ट था। वो हमारे सिस्टम्स पर असर डाल रहा था, जैसे कि फ्लाइट स्केड्यूल्स, एयर ट्रैवल और पूरे एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री।
और सिस्टम्स पर असर बिल्कुल साफ दिखाई दिया। एयर इंडिया, अकासा एयर जैसी एयरलाइनों को अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, रूट्स बदलने पड़े। जिन इलाकों के ऊपर से गुबार गुजरा, वहां सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन का खतरा पैदा हो गया। और हाँ, इसने इंटरनेशनल ट्रैवल से लेकर सप्लाई चेन्स तक सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। ये सब कुछ सोचिए, सिर्फ एक ज्वालामुखी के फटने से। तो सवाल ये है कि इस पूरी घटना से हमें सीख क्या मिलती है? क्योंकि ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग जियोलॉजिकल इवेंट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक वार्निंग है। आखिर दुनिया के एक कोने में हुए इस धमाके से बाकी दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? क्यों मायने रखता है ये? जवाब बहुत सिंपल है। हम सब एक ही बड़े इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा हैं। एक जगह पर हुई हलचल दूसरी जगह पर लहरें पैदा करती ही करती है। तो हेली गुब्बी ने हमें क्या सिखाया? पहला और सबसे बड़ा लेसन, जो सोया हुआ है वो हमेशा सोता नहीं रहेगा, वो जाग सकता है। दूसरा, नेचर यानी प्रकृति देशों के बॉर्डर्स को नहीं मानती। और शायद सबसे जरूरी बात, इसने हमें याद दिलाया कि बेहतर मॉनिटरिंग और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस प्लैनेट पर एक जगह जो होता है उसका असर हर जगह महसूस किया जा सकता है। और आखिर में ये सारी बात इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है। हेली गुब्बी सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक मैसेज था, एक रिमाइंडर कि हमारा प्लैनेट कितना डायनामिक और पावरफुल है और इसके सारे सिस्टम्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम इस वार्निंग पर ध्यान देंगे? क्या हम सुन रहे हैं?